नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत छोटे दुग्ध उत्पादक किसानों के सामूहिक प्रयासों से दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद पैदा करने वाला देश बन गया है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने चीन में एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर चीनी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालयों में ही दाखिला लेने की सलाह दी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक में प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित भगवत दयाल शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश के और गांवों को म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय परीक्षाएं 29 सितंबर से करवाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश डेयरी पशुओं का डेटाबेस बना रहा है और अन्य सभी पशु जो डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं उनको चिन्हित किया गया है। आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी संघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद पैदा करने वाला देश बन गया है। 2014 में देश में 14 करोड़ 60 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था, जो अब बढ़कर 21 करोड़ टन हो गया है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र का विकास हो रहा है। आज स्वदेशी और हाईब्रिड पशुओं की तरफ ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका बड़ा उदाहरण है गोवर्धन योजना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रेरक शक्ति छोटे किसान हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र तक भी पहुंची है और डिजिटल भुगतान प्रणाली दुनिया भर के किसानों की मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में पशु आधार नामक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में लंपी चर्म रोग मवेशियों के लिए खतरा बना हुआ है। उनका जीवन बचाने के लिए स्वदेश में ही टीका तैयार कर लिया गया है। प्लास्टिक मवेशियों के लिए खतरा बन गया है और सरकार एक ही बार में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक डेयरी के सभी पशुओं को मुंह खुर रोग से बचाने के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में भारत और विदेशों से लगभग 1500 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बीजिंग में भारत के दूतावास ने चीन में एमबीबीएस करने के इच्छुक विद्यार्थियों को पेश आने वाली चुनौतियों बारे एक एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने एडवाइजरी में कहा है कि विदेश में मेडिकल शिक्षा लेने के लिए नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पास करना आवश्यक है। साथ ही चीन से एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद विद्यार्थियों के लिए चीन में डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। केवल वही डिग्री धारक जिन्होंने दोनों शर्तों को पूरा किया है फॉरेन मेडिकल परीक्षा एफएमजीई में भाग ले सकते हैं। भारत में डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए एफएमजीई परीक्षा पास करना आवश्यक है। दूतावास की एडवाइजरी में भारतीय विद्यार्थियों को केवल उन 45 विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने की सलाह दी गई है जो चीनी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित हैं और अंग्रेजी भाषा में डिग्री करवाते हैं। दूतावास ने कहा है कि इसके अलावा अन्य संस्थानों में डिग्री करने वाले छात्रों को चीन में प्रैक्टिस का लाइसेंस लेने और बाद में एफएमजी परीक्षा में बैठने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे संस्थानों में मैंड्रिन भाषा का ज्ञान न होने पर डिग्री व लाइसेंस नहीं मिलता और कई विद्यार्थियों द्वारा इन संस्थानों में प्रैक्टिकल और रोगियों को जांचने का तजुर्बा न हासिल होने की शिकायत भी मिलती है। दूतावास ने बताया है कि इन प्रमाणित विश्वविद्यालयों से पिछले 5 वर्षों में डिग्री करने वाले विद्यार्थियों में से केवल 16% विद्यार्थी ही देश में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजी परीक्षा पास कर सके हैं। काबिल-ए-गौर है कि लगभग 20,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी कोविड संबंधी कड़े निर्देशों और उड़ान वापस शुरू होने पर चीन वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज रोहतक में प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय पंडित भगवत दयाल शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा
पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है। पंडित भगवत दयाल शर्मा बाद में उड़ीसा व मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। इस अवसर पर रोहतक से भाजपा सांसद डॉ अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। बाद में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की एक बैठक में भी भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेश के और गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया जाएगा। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने पलवल जिले के होडल विधानसभा क्षेत्र के वंचारी तथा अंधोप गांव के दौरे के दौरान लोगों से बातचीत में ये जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना में 49 और गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाले गांवों की संख्या 5,628 से बढ़कर 5,677 हो गई है। बिजली मंत्री ने कहा कि मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की सुविधा लेने के लिए लाइन लॉस को कम करना होगा, जिसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव में लाइन लॉस 20% से कम है तो उस गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि बार बार आदेश देने के बावजूद फरीदाबाद में पाली भाखरी सड़क पर जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इससे प्रतीत होता है कि अधिकारी आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। इस पर उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जो भी विभाग इस समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार हैं, उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री आज फरीदाबाद लघु सचिवालय के जिला विकास समन्वय एवं निगरान समिति की बैठक में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय सितंबर 2022 की परीक्षाएं 29 सितंबर से करवाए जाने का निर्णय लिया है। परीक्षा तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक तथा सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित होंगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 4:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज पंचकूला के सेक्टर 23 के सामने जिला प्रशासन तथा हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गौवंश के लिए स्थापित एकांतवास केंद्र का दौरा किया और वहां उपलब्ध सुविधाएं का जायजा लिया। वर्तमान में इस केंद्र में 250 गौवंश का इलाज चल रहा है। पलवल में आयुष विभाग द्वारा आज राजकीय कन्या विद्यालय बडौली एवं मंडनाका में पोषण जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉ मोहम्मद कमर ने बताया कि पोषण जागरूकता कार्यक्रम में किशोर किशोरियों बच्चों शिशुओं के लिए पोषण व चिकित्सा संबंधी परामर्श दिया गया। बडौली में डॉ उर्वशी ने विद्यार्थियों को जवार बाजरा मक्का साबुत दाल छाछ के पौष्टिक गुणों के बारे में बताया। साथ ही औषधीय महत्व के पौधों नीम जामुन सहजन तुलसी गिलोय का वितरण किया गया। डॉ प्रवीण गोयल ने 142 मरीजों को परामर्श देकर दवा वितरित की। आज कुरुक्षेत्र में 5वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान के तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन के सौजन्य से आयुष विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा राजकीय हाई स्कूल ज्योतिसर तथा CHC लाडवा में आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ सुदेश जटियान ने बताया कि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं जिनके प्रयोग से गर्भवती महिलाओं स्तनपान करने वाली महिलाओं इत्यादि में होने वाली खून और कैल्शियम की कमी को ठीक किया जा सकता है। पानीपत के गांव उगरा खेड़ी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात क्लर्क ने विद्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि 35 वर्षीय मृतक क्लर्क इसराना के गांव जोंधन का निवासी है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब आज स्कूल खुला और बच्चों व अध्यापक ने उसे देखा। आज अम्बाला शहर व अम्बाला छावनी तहसील के अंतर्गत 100 नए नंबरदारों को मोबाइल खरीदने के लिए 9,000 रुपए के ई-रूपी वाउचर वितरित किए गए। इसके साथ साथ पुराने ऐसे 300 नंबरदारों को भी मोबाइल वितरित किए गए जिनका गत दिनों आयोजित शिविरों में मोबाइल कंपनी द्वारा पंजीकरण किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत छोटे दुग्ध उत्पादक किसानों के सामूहिक प्रयासों से दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद पैदा करने वाला देश बन गया है। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने चीन में एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर चीनी शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालयों में ही दाखिला लेने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।